बॉन्ड एंगल्स। तो क्या होता है बॉन्ड एंगल्स, आपको पता है फ्रेंड, दो बॉन्ड के बीच में जो भी एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए जैसे ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, इनके बीच में जो भी एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। तो किसी भी दो बॉन्ड के बीच में जो भी एंगल होता है, या किसी भी दो बॉन्ड से जो भी एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, देखना फ्रेंड, सराउंडिंग एटम को हम साइड में लिखते हैं, ये आपका एच सराउंडिंग एटम है, ये आपका एच सराउंडिंग एटम है, जिसको हम साइड में लिखेंगे, और सेंट्रल एटम को बीच में लिखते हैं। सराउंडिंग एटम को साइड में लिखते हैं और सेंट्रल एटम को बीच में लिखते हैं। इस तरीके से हम बॉन्ड एंगल को लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला बॉन्ड एंगल मुझे लिखना होगा तो सराउंडिंग एटम ये और ये है, इसको बीच में लिखूंगा, और सेंट्रल एटम को नहीं, इन दोनों को साइड में रखूंगा और सेंट्रल एटम को बीच में रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एच सी एच बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा फ्रेंड, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सारे के सारे सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, एच 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 और एच। यदि सराउंडिंग एटम चेंज हो जाए, यदि सराउंडिंग एटम चेंज हो जाए तो क्या बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। जैसे एच एच एफ और सी एल, यहाँ पे देखिए इस एच की जगह पे एफ आ गया है, इस एच की जगह पे सी एल आ गया है। पहले बताइए, यदि मुझे ये वाला बॉन्ड एंगल लिखना है, ये वाला, तो मैं कैसे लिखूंगा, सराउंडिंग एटम को साइड में रखूंगा, एच सी सी एल और सेंट्रल एटम को बीच में रखूंगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फ्रेंड, सी एल सी एच, बस सराउंडिंग एटम साइड में होना चाहिए। आप एच को भी पहले लिख सकते हो और आप सी एल को भी पहले लिख सकते हो। ठीक है, तो एच सी सी एल, तो क्या यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो हाइब्रिडेशन sp3 है। तो इसका आंसर फ्रेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो हमने टॉपिक पढ़ा था फ्रेंड, आपको याद होगा, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। वहां पे हमने पढ़ा था, जब सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, जब सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, तो उस केस में जो ऑर्बिटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में क्या होता है, जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब सेम होता है। यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स होंगे, सारे के सारे बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सेम होगा। पर ये जो है फ्रेंड, ये किसका एग्जांपल है, नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम अलग अलग है। जब सराउंडिंग एटम अलग अलग है, किसका एग्जांपल है, नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का एग्जांपल है। और नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है, उसके बॉन्ड पैरामीटर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल से बने। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल को डिफाइन करते हैं। वैसे जो बॉन्ड एंगल में क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड, वो बेसिक्स नहीं आते कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। इसमें आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन देखने को मिलता है, अलग अलग बॉन्ड को आपको कंपेयर करेगा कि बताइए कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे अलग अलग बॉन्ड को कंपेयर करते हैं। तो अगला हेडिंग आप लगाएंगे, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है जिसमें आप बॉन्ड एंगल कंपेयर कर रहे हो, उसमें सेंट्रल एटम का सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइब्रिडेशन निकालना है। चेक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालना है। अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल जिनके बीच में आपको
आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, उसमें आपने क्या किया, दोनों सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकाल दिया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है फ्रेंड, या तो दोनों सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन सेम होगा, या तो दोनों सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन अलग अलग होगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है। यदि दोनों सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन अलग अलग है, यदि दोनों सेंट्रल एटम का फ्रेंड हाइब्रिडेशन अलग अलग है, तो फिर आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन से ही बॉन्ड एंगल को डिसाइड करना है। जब दोनों सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन अलग अलग है, तब आपको हाइब्रिडेशन से क्या करना है, बॉन्ड एंगल को डिसाइड करना है। देन डिसाइड बॉन्ड एंगल ऑन द basis of hybridization। ठीक है, आपको पता है अलग अलग हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल जो होता है अलग अलग होता है, और कौन से हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है वो भी आपको पता है। तो जब हाइब्रिडेशन अलग अलग आए ना फ्रेंड, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन से ही क्या करना है, हाइब्रिडेशन से क्या करना है, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, यदि हाइब्रिडेशन सेम आ जाए, यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, फिर आपको क्या करना है, लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करना है। जब आपका हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तो क्या करना है, आपको लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करना है। देन काउंट नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है ना, तो जब आपका हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, तो फिर तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और यदि आपका हाइब्रिडेशन सेम आ जाए, यदि आपका हाइब्रिडेशन सेम आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है, लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड दो पॉसिबिलिटी बनता है कि दोनों मॉलिक्यूल में लोन पेयर का नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, या तो दोनों मॉलिक्यूल में क्या होगा, लोन पेयर का नंबर जो होगा वो सेम होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। तो यहाँ से भी देखेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनता है। पहला तो है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद हो गया, मिटा दो इसको। तो क्या करना है, लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करना है। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनती है, देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर आर डिफरेंट, नंबर ऑफ लोन पेयर आर डिफरेंट। जब लोन पेयर का नंबर डिफरेंट है, तो उस केस में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के। ठीक है ना, जो बॉन्ड एंगल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के। ठीक है, कब, जब लोन पेयर का नंबर डिफरेंट है, और रिपल्शन का ऑर्डर तो आपको पता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर का, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, जब लोन पेयर का नंबर अलग हो जाए, तो जो आपका बॉन्ड एंगल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के। ठीक है, और ये कब करना है, सारे स्टेप को फॉलो करते चलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालना है, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालना है। और यदि हाइब्रिडेशन डिफरेंट आ जाए, फिर आपको हाइब्रिडेशन डिसाइड करना है। और जब आपका हाइब्रिडेशन सेम आ जाए, तब आपको लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करना है।
शुरुआत में लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट नहीं करना है फ्रेंड, पहले हाइब्रिडेशन चेक करना है। हाइब्रिडेशन यदि आपका सेम आ चुका है फिर आपको लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करना है। यदि लोन पेयर का नंबर अलग अलग है तो उस केस में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के। ठीक है, इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन का। रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। और यदि लोन पेयर का नंबर सेम आ जाए, नंबर ऑफ लोन पेयर और सेम, जो लोन पेयर का नंबर सेम आ जाए तो उस केस में फ्रेंड देखो, जब लोन पेयर का नंबर सेम आ जाए तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बनती है। आपका सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है, दोनों मॉलिक्यूल में क्या है, सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है। जब सेंट्रल एटम डिफरेंट है फ्रेंड तो ध्यान से सुनना, जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जब सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और जब भी आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सेंट्रल सराउंडिंग एटम जो आपका डिफरेंट है, यही चीजें बस उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो जब सेंट्रल एटम सेम आ जाए तो बॉन्ड एंगल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और जब का सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाए, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम सेम हो और इसमें सराउंडिंग एटम सेम हो, तो इस केस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। यहाँ पे फ्रेंड मैं नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूँ, नोट लीस्ट फॉर फ्लोरीन एटम, लीस्ट फॉर फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन एटम के लिए क्या होता है, फ्लोरीन एटम के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है सबसे कम होता है। जब आपका सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ चेक ही नहीं करना है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है सबसे कम होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखना। तो यही सब आपको फॉलो करना है जब भी आपको बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन दिखे, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन दिखे। सबसे पहले आपको हाइब्रेशन कैलकुलेट करना है। और देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी, सेम हाइब्रेशन अलग अलग हाइब्रेशन। जब हाइब्रेशन डिफरेंट आ जाए तो बॉन्ड एंगल को किससे डिसाइड करना है, हाइब्रेशन से डिसाइड करना है। और यदि आपका हाइब्रेशन सेम आ जाए तो बॉन्ड एंगल के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करना है। अब लोन पेयर यदि डिफरेंट आ जाए तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन, और रिपल्शन का ऑर्डर आपको पता है, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और जब नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो जाए, जब नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो जाए फिर आपको चेक करना है कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। यदि आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अभी ऐसा क्यों होता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और साइज की क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि सराउंडिंग एटम के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल एटम डिफरेंट तो ये, सराउंडिंग एटम डिफरेंट तो ये। तो यहाँ पे डाल के नोट डाल के लिखना है पॉइंट कि फ्लोरीन के केस में सबसे कम होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं फ्रेंड, मिटा दूं, चल। तो देखो हमारे पास दो सेंट्रल एटम है, जैसे ए बी बी, और सराउंडिंग एटम सेम है और सेंट्रल एटम अलग हो गया है बी। फिर ए और एक मिनट, सराउंडिंग एटम को आप सी कर लीजिए, सेंट्रल एटम को सी कर लीजिए और सराउंडिंग एटम को बी रहने दीजिए। ठीक है, दोनों जगह पर देखिए सराउंडिंग एटम जो है वो सेम है कि नहीं, बस सेंट्रल एटम जो अलग अलग है। यहाँ पे सेंट्रल एटम ए है और यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो सी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं आपको ऑर्डर बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है इस केस में, सी का है, फिर ए का है और फिर बी का। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो ध्यान से देखना फ्रेंड, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। तो आपको पता है फ्रेंड इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बताइए इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्रेंड इस बॉन्ड में। कैसे, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, तो ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो रहना कहाँ पे चाहिए, बीच में, एकदम बीच में दो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो जितना इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका हक है उतना इसका भी हक है, तो बीच में रहना चाहिए था। पर ऐसा होगा नहीं, क्यों, ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ए की जो इलेक्ट्रॉन की छीनने की एबिलिटी है वो बी से ज्यादा है। तो ए क्या करेगा, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन था थोड़ा अपनी तरफ खिसका लेगा, यहाँ पे बीच में होना चाहिए था, अगर थोड़ी सी अपनी तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खिसका लेगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस बॉन्ड में भी ऐसे ही होगा, इस बॉन्ड में बीच में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, पर ए क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसका लेगा, यहाँ पे और यहाँ पे कर देगा। ठीक है, समझ में आया। और सी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्रेंड वो ए से भी ज्यादा है, मतलब सी भी क्या करेगा, इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है कि नहीं। इस यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, बीच में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, पर बीच में नहीं होगा क्योंकि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसकाएगा और ए से भी ज्यादा और अपनी तरफ खिसका लेगा। मतलब ए ने तो क्या किया, थोड़ा सा ही खिसकाया ना, सी और अपनी तरफ खिसका लेगा क्योंकि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए से भी ज्यादा है। तो सी तो यहाँ तक खींच के अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा और यहाँ ये वाले बॉन्ड में से भी यहाँ तक अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के रख लेगा, क्योंकि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए से भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको। अब क्या होगा फ्रेंड, देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्शन, तो जो ए ने इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ पे कर दिया है दोनों जगह पे, इनके बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन का क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड जो है रिपल्शन कम करने के लिए फैलेंगे, ये दोनों बॉन्ड क्या करेंगे, रिपल्शन को कम करने के लिए फैलेंगे। सी ने क्या किया है, थोड़ा सा और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, उनके बीच का डिस्टेंस और भी ज्यादा कम हो गया है, उनके बीच का डिस्टेंस और भी ज्यादा कम हो गया है, तो क्या करेगा, दोनों बॉन्ड रिपल्शन को कम करने के लिए और फैलेंगे, तो और ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन भी ज्यादा होगा, तो रिपल्शन कम करने के लिए और ज्यादा फैलेंगे, तो बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, रिपल्शन और बढ़ जाएगा, तो और ज्यादा ये दोनों बॉन्ड क्या होगा, एक्सपैंड होगा, यहाँ पे भी एक्सपैंड होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कम एक्सपैंड होगा क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आ रहा है, इसलिए क्या हुआ, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचा, और इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण क्या हुआ, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, क्योंकि रिपल्शन जो है
बताइए, बढ़ गया है, रिपल्शन बढ़ गया है। रिपल्शन कम करने के लिए इस बॉन्ड को और ज्यादा फैलना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा कि यदि सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। इतना समझ में आया? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसा क्यों? देखो, आपको पता है जिसका साइज जितना बड़ा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम होता है कि नहीं? यहाँ पे इन दोनों में बताइए ए और सी में किसका साइज बड़ा होगा? ए का साइज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यदि साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस से फिर दूरी जो होती है आउटर मोस्ट शेल की बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कम हो जाता है। तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसका जो साइज है बड़ा। ठीक है ना? चलिए, समझ में आया? क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग एटम। जो सराउंडिंग एटम अलग अलग हो जाए, जैसे देखिए ए और एक्स और एक्स, ए वाई और वाई। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो वाई का सबसे ज्यादा है, फिर एक्स का है और फिर ए का है। ठीक है? चलिए, तो देखो एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अब ए से ज्यादा है। अब क्या करेगा एक्स? एक्स जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बॉन्ड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। एक्स क्या करेगा? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसका लेगा, यहाँ पे कर लेगा। समझ में आ रहा है? ये एक्स भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खिसका लेगा, यहाँ पे कर लेगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को खिसका लिया तो उनके बीच का क्या हुआ? डिस्टेंस जो है बढ़ गया। पहले डिस्टेंस यदि बीच में होता तो डिस्टेंस इतना होता, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसका लिया इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ गया है, क्या होगा? रिपल्शन जो है थोड़ा कम हो जाएगा, तो बॉन्ड थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा? रिपल्शन जो है कम हो जाएगा और बॉन्ड थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ? थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए, तो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक्स से भी ज्यादा है और ए से तो ज्यादा है ही। तो वाई क्या करेगा? इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन जो है, इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन और अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पे पहुंचा देगा। ठीक है? और इस बॉन्ड में से जाएगा इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे पहुंचा देगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले होना चाहिए था, यदि बीच में होता तो इतना होता, और अभी देखो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे तो इतना ही बढ़ा था, यहाँ पे तो और ज्यादा बढ़ गया। डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है तो उनके बीच का रिपल्शन और ज्यादा कम हो जाएगा, और रिपल्शन और ज्यादा कम हो जाएगा तो बॉन्ड और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम का बढ़ते जा रहा है, हम देख रहे हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, मतलब रिपल्शन कम होते जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। समझ में आ रहा है? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के। अब ऐसा क्यों? देखो, यदि साइज बड़ा है फ्रेंड, यदि साइज बड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम। जैसे एक्स और वाई में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी? यहाँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एक्स का जो साइज है वो भी क्या होगा? बड़ा होगा। जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो क्या करेगा? उतना ही कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है कि नहीं? आप ऐसे समझ लीजिए, साइज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर लीजिए कि यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा है तो इसका साइज बड़ा है, और जिसका साइज बड़ा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है? बताइए, समझ में आया? क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया ना? चलिए, अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ये सब तो थ्योरी था, मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे आपको कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इस पे कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल।
ठीक है ना, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास CO2 CO3 2 माइनस और CH4। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो CO2 का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस C प्लस A बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवैलेंट एटम 0 है, चार्ज ऑन कैटायन 0 है, चार्ज ऑन आयन 0 है, बाई 2। तो H की वैल्यू आया 2, और जब H की वैल्यू आता है 2 तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp। इस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। इसका निकालते हैं। तो H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस C प्लस A बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है 0, चार्ज ऑन कैटायन कितना है 0, प्लस चार्ज ऑन आयन कितना है 2, 2 नेगेटिव चार्ज है ना, बाई 2। तो 4 बाई 2, 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 3। समझ में आ रहा है। तो जब H की वैल्यू 3 आता है तो निकल जाता है sp2। तो यहाँ पे बताइए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस C प्लस A बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम 4, 0 प्लस 0, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो 8 बाई 2 तो 4। और जब H की वैल्यू 4 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या निकल के आता है sp3। अब देखो हर किसी का जो हाइब्रिडेशन है अलग अलग, जब हाइब्रिडेशन अलग अलग आता है तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन से बॉन्ड एंगल को बताते हैं। तो sp हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है बताइए फ्रेंड, 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री और sp3 में 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, तो हमारा निकल के आ चुका है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। जो आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यहाँ पे निकालेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा होगा CO2 का, फिर CO3 2 माइनस का, और फिर CH4 का। ठीक है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से फ्रेंड आप एक बात को और लिंक कर सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे परसेंटेज एस फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज एस फैक्टर कितना है, कितना है 50%, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पे 25%। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस फैक्टर बढ़ते जा रहा है, अब क्या होता है परसेंटेज एस फैक्टर, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर रहे हैं हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो। जैसे जैसे परसेंटेज एस फैक्टर बढ़ते जा रहा है बॉन्ड एंगल भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज एस फैक्टर जो था वो कितना था 25%, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे परसेंटेज फैक्टर था 33.33%, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। यहाँ पे परसेंटेज फैक्टर था कितना 50%, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जैसे जैसे परसेंटेज एस फैक्टर बढ़ते जा रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ से फ्रेंड अब एक बात को याद रख सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। NH4 NH2 माइनस NH3 और NH4 प्लस। ठीक है ना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, सीधा मैंने जैसे जैसे बताया आपको उसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन निकालेंगे। तो इसका पहले हाइड्रेशन निकालते हैं। H इक्वल टू G प्लस एक्स माइनस C प्लस A बाई
2। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, और मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है ना, 2 मोनोवैलेंट एटम है, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 1। तो 7 + 1 8, 8/2, 8 + 2 10, 10/2, तो 5। यहाँ की H की वैल्यू आ गई 5, और जब H की वैल्यू 5 ही आएगा ना, हाँ जब H की वैल्यू 5 आता है तो हाइब्रिडेशन होता है sp3d। क्या होता है ये H = V + X - C + A/2। यहाँ पे कितना है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है 3, कैटायन के ऊपर का चार्ज कितना है 0, एनायन के ऊपर का चार्ज कितना है 0/2। तो 7 + 3 10, 10/2, तो 5 sp3d। इसका निकालते हैं H = V + X - C + A/2। तो बताइए इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, पॉजिटिव चार्ज है हाँ 1 है, नेगेटिव चार्ज है नहीं है। तो यहाँ पे भी आ गया H वैल्यू 5, यहाँ पे हाइब्रिडेशन आ गया आपका sp3d। तो हर जगह हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रहा है sp3d। तो फिर कैसे करेंगे बताइए, जब हर जगह हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है sp3d, तो फिर हम लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करेंगे। याद है ना आपको, क्या करते हैं लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। देखो नाइट्रोजन के पास कितना होता है 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने बॉन्ड बनाने में कितना खर्च कर दिया है, बस हमें वही देखना है। इसने क्या किया, बॉन्ड बनाने में कितना खर्च कर दिया है, बस हमें वही चेक करना है। और फिर उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो एज अ लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें निकालते हैं NH2-। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे नाइट्रोजन का। तो N2 + H = -1। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जब भी आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे कितना लेंगे, कितना लेंगे -1 लेंगे। ठीक है ना, जब भी ना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे कितना लेंगे -1 लेंगे। तो N2 - 1 -1। यहाँ पे N की वैल्यू कितना आ जाएगी फ्रेंड 1, लेकिन N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया। तो इसके पास कितना होगा 2 लोन पेयर होगा। कैसे 2 लोन पेयर होगा, इसके बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास क्या होगा 2 लोन पेयर होगा। इस केस में 2 लोन पेयर है। NH3 के केस में कैलकुलेट करते हैं, बताइए समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया, इसको मिटा दो। लोन पेयर में ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन का कितना मानते हैं -1 मानते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए NH3। तो N प्लस हाइड्रोजन कितना मानेंगे -1। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 3। नाइट्रोजन के पास कितना था 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से इसने क्या किया 3 जो है वो बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया। तो इसका कितना एक लोन पेयर होगा। यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर होगा। ठीक है, जब इसका कैलकुलेट करते हैं NH4 प्लस, तो N4 × H = 1, और हाइड्रोजन कितना मानना है, हाइड्रोजन का आपको -1 मानना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना आएगा 5। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, पांचों के पांचों बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है। तो इसके पास क्या होगा 0 लोन पेयर होगा।
लोन पेयर देखो हर किसी में अलग अलग आ रहा है ना, इसमें लोन पेयर 2 है, इसमें लोन पेयर 1 है, और इसमें 0 है। जब लोन पेयर अलग अलग आता है तो उसके इसमें हमारा बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के। याद है, बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के। तो देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं, आपको पता है लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन लगाता है। तो यहाँ पे यदि कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपका बॉन्ड एंगल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के। यदि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल इस केस में सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद इसका होगा NH3 का, और इसका सबसे कम होगा, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिपल्शन के। आ रहा है समझ में, आ रहा है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, OF2 OCl2 OBr2 OI2। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे। H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। मोनोवैलेंट एटम 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम होता है। चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन कैटायन 0 बाई 2, तो 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4। और जब आपका H की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडेशन sp3। तो इस केस में जो हाइब्रिडेशन होगा फ्रेंड होता होगा sp3। इसके लिए निकालते हैं, तो H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो इसके पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास तो 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। मोनोवैलेंट एटम, तो क्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम है, 2 0 प्लस 0 बाई 2, तो 4 बाई 2, सॉरी 8 बाई 2, तो 4, तो sp3। यहाँ पे मैं आ गया sp3। इसमें बताइए, तो H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। मोनोवैलेंट एटम 2, चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन एनायन 0 बाई 2, तो 6, 8 बाई 2, तो 4, तो sp3। H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट एटम कितना है, 2, चार्ज ऑन कैटायन 0 प्लस चार्ज ऑन एनायन 0 बाई 2, तो H। अब इसमें क्या होगा, sp3। ठीक है, तो हर किसी का जो हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है sp3। ठीक है, समझा ना। तो अब क्या क्या हो चुका है फ्रेंड, हाइब्रिडेशन सेम हो चुका है। जब हाइब्रिडेशन सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। अब लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ऑक्सीजन के पास कितना है फ्रेंड, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप चाहे तो ऑक्सीजन स्टेट निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसने 2 फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाया, तो 2 खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा। इसके पास भी वही फ्रेंड 2 बॉन्ड बनाया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर होगा। इसके पास यही फ्रेंड 2 बॉन्ड बनाया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर होगा। अब देखिए, हर जगह लोन पेयर का नंबर भी सेम हो चुका है। जब लोन पेयर का नंबर सेम हो चुका है तो हम चेक करते हैं
कि सेंट्रल एटम सेम है या सराउंडिंग एटम सेम है, या सेंट्रल एटम अलग है सराउंडिंग एटम अलग है। यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग एटम अलग है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यदि सराउंडिंग एटम अलग अलग है तो उस केस में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। और इसमें मैंने आपको नोट डाल के पॉइंट लिखाया था, जब भी फ्लोरीन होता है उसको आपको लीस्ट ही मानना है। यहाँ पे फ्लोरीन जो है उसको सबसे कम बॉन्ड एंगल में मानना है, ठीक है। उसका जितना भी बच गया है उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करो। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, इसकी है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल कम। और O(I2) का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल का सबसे कम। इसको भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। पर अब ऐसा याद ही मत कीजिए फ्रेंड, हमेशा याद रखना है जब भी फ्लोरीन आए ना, जब भी फ्लोरीन आए उसका बॉन्ड एंगल लीस्ट ही मानना है, ठीक है। जब भी फ्लोरीन आए उसका बॉन्ड एंगल आपको क्या करना है, लीस्ट ही मानना है। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, ठीक है। समझ में आया, चलिए समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आके बताइए। फोर्थ जो है वो है SO4 2 माइनस और SO3 2 माइनस। बताइए, खोल के बताइए। SO4 2 माइनस और SO3 2 माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो ये है आपका सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सल्फर के पास, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 0, चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन कैटायन 2 बाई 2, तो 8 बाई 2 तो 4। और जब x की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3। यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकल के आया फ्रेंड sp3। इसमें बताइए तो h इक्वल टू b प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट एटम कितना है 0, चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन एनायन 2 बाई 2। तो H की वैल्यू आया 4 और जब H की वैल्यू 4 आता है तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3। इसका भी हाइब्रिडेशन निकल के आया sp3। समझ में आया, तो दोनों का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, सेम हुआ। तो दोनों का हाइब्रिडेशन सेम हो चुका है तो हम किससे डिसाइड करेंगे फ्रेंड, लोन पेयर से। लोन पेयर का पहले नंबर कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि अलग अलग आ रहा है सेम आ रहा है, तो इस केस में कैलकुलेट करते हैं। तो S प्लस 4 इंटू O इक्वल टू -2। तो S 4 ऑक्सीजन कितना मानते हैं -2। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन कितना है 6, सल्फर का ऑक्सीजन कितना है 6। तो इसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 6 को 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है। इसके पास क्या होगा, 0 लोन पेयर होगा, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। चलिए इसी इसमें बताइए फ्रेंड। तो S प्लस 4 0 नहीं 4 इंटू O है ना, 0 नहीं, 4 है कि 3 है, 3 है ना। ऑक्सीजन की जगह पे -2 और इक्वल टू -2। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ना, 4। मतलब यहाँ पे सल्फर ने अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिए हैं, यहाँ पे सल्फर ने अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म किया है। इसके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन या 1 लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर का जो नंबर है वो अलग अलग आ रहा है,
क्या लोन पेयर का नंबर सेम आ रहा है? नहीं, लोन पेयर का जो नंबर है फ्रेंड वो अलग अलग आ रहा है, और जब लोन पेयर का नंबर अलग अलग आ रहा है तो फिर तो हम लोन पेयर से डिसाइड करेंगे। इसके में जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिपल्शन के। जो बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिपल्शन के। कहाँ पे? कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा? यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा? जितने भी बॉन्ड्स हैं उनके बीच में रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा, क्योंकि जो लोन बॉन्ड एंगल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिपल्शन के। तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाएगा फ्रेंड, उसमें SO4 2 माइनस का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा SO3 2 माइनस से। आ रहा है समझ में? हाँ, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन है अभी तो ढेर सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट आ गया है तो आपकी लॉटरी लग चुकी है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये सेम आ गया है फिर भी टेंशन लेने की बात है नहीं। आगे का स्टेप में पता है, लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर का नंबर डिफरेंट आ चुका है तो फिर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन सेम आ चुका है। तो फिर तो हम देखेंगे सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। यदि सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यदि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, चलिए फिफ्थ। NO NO2 माइनस NO2 प्लस NO3 माइनस। तो हमें क्या करना है? बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हाइब्रिडेशन निकालेंगे सेंट्रल एटम का। तो निकाल लेते हैं H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। मोनोवैलेंट एटम 0, चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन एनायन 1 बाई 2। तो 7 प्लस 1 8, 8 बाई 2 तो 4। 4 में हाइड्रोजन निकल के आता है sp3। इसका हाइड्रोजन निकल के आएगा फ्रेंड sp3। इसमें बताइए तो H इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। मोनोवैलेंट एटम 0, चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज नहीं, चार्ज ऑन कैटायन है +1, चार्ज ऑन एनायन 0। +1 या -1, -1 होगा, सॉरी यहाँ प्लस। तो 6/2 3 में हाइब्रिडेशन होगा sp2। तो इसका हाइब्रिडेशन निकल के आया sp2। ठीक है, इसका बताइए H इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। मोनोवैलेंट एटम 0। और तो देख लो क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन तो सही है। मोनो चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन आयन बाई 2 तो 4। हाइब्रिडेशन निकल के आया sp3। ठीक है, चलिए देखिए sp2 और sp3 और sp3। आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होता है। sp2 हाइब्रिडेशन जो बॉन्ड एंगल जो आता है वो आता है 120 डिग्री, और sp3 हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है फ्रेंड वो तो सबसे ज्यादा होगा। वो तो हमने हाइब्रिडेशन से डिसाइड कर लिया, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होगा सबसे ज्यादा होगा। ये तो हमें पता चल चुका है कि बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में ये सबसे आगे होगा। अब इन दोनों का हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है तो इन दोनों के लिए हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करेंगे। मिटा दो इसको।
तो लोन पेयर का नंबर कैलकुलेट करेंगे इसके लिए और इसके लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो N+2 इंटू O इक्वल टू -1। तो N यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया है, इसके बाद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब क्या होगा? इसके बाद 2 लोन पेयर, तो सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर होगा। इसके लिए बताइए, तो N+3 इंटू O -1, तो N+3 ऑक्सीजन की जगह पे -2 इक्वल टू -1, तो N -6 इंटू -1, तो N की वैल्यू कितना आ गया? 5। N का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ से निकल के आया 5 और यहाँ से निकल के आया 3, मतलब इसने पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है। जस्ट कोई भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, इसके पास एक लोन पेयर है। सबसे पहले बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में जो होगा फ्रेंड, ये आगे सबसे आगे होगा NO2+। ठीक है जी, इसका हाइब्रिडेशन है वो क्या है? sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। और इन दोनों में हमें पता करना है, इन दोनों में। तो कैसे पता करेंगे? दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, तो लोन पेयर के नंबर से। तो इसके पास लोन पेयर था, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन देखने को मिलेगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम होगा और इसका बॉन्ड एंगल जो है ज्यादा होगा। तो NO2+ के बाद आएगा आपका NO3- और NO2-। ठीक है, ये होगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। इसका तो हमने हाइब्रिडेशन डिसाइड किया और इन दोनों के हमने क्या किया? लोन पेयर कैलकुलेट किया, तो इसमें एक लोन पेयर निकल के आया, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा और यहाँ पे रिपल्शन कम, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। CH4 CF4 CCl4 और CBr4। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। मोनोवैलेंट एटम 4। कैटायन के ऊपर का चार्ज 0, एनायन के ऊपर का चार्ज 0 बाई 2। H की वैल्यू जब 4, तो हाइब्रिडेशन निकल के आएगा sp3। H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। H मोनोवैलेंट एटम 4, चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन आयन 0 बाई 2, 4। तो sp3, तो इसका भी हाइब्रिडेशन आया sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन आया sp3। इसका कैलकुलेट करते हैं। H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस केस में? 4। मोनोवैलेंट एटम 4, चार्ज ऑन आयन 0, चार्ज ऑन आयन 0 बाई 2। H का वैल्यू 4, तो हाइब्रिडेशन आया sp3। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसका भी निकाल लीजिए आप फॉर्मूले से, सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका भी हाइब्रिडेशन निकल के आएगा sp3। तो हर किसी का जो हाइब्रिडेशन निकल गया है फ्रेंड, क्या निकल गया है? sp3। मतलब हर किसी का जो हाइब्रिडेशन है वो सेम है। तो जब हाइब्रिडेशन सेम है तो हम क्या करेंगे? लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। तो हर किसी केस में यदि आप लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो देखो, हाइड्रोजन का आपको कितना मानना है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन कितना मानना है? -1 मानना है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया 4।
इस केस में भी कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगा 4 4 4। तो हर जगह जो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगा 4। यदि हर जगह कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट निकल के आ रहा है 4, मतलब उसके पास कोई भी लोन पेयर होगा ही नहीं, कोई भी लोन पेयर होगा ही नहीं ना। इसके बाद 4 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, तो इसके बाद लोन पेयर नहीं होगा। क्या फ्रेंड, हमने ऐसा केस कवर किया था जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए और लोन पेयर ना हो? नहीं, हम क्या कर रहे थे, पहले हाइब्रिडेशन चेक कर रहे थे, उसके बाद हम लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे थे, और उसमें मैंने 2 ही कंडीशन लिखाया था, या तो लोन पेयर सेम या तो लोन पेयर अलग। अब इनके पास लोन पेयर है ही नहीं, ये लोन पेयर सेम वाली कंडीशन नहीं है। अब वो जो बोलेंगे सर ये लोन पेयर सेम वाली कंडीशन, सबके पास लोन पेयर सेम ही है, इनके पास तो लोन पेयर ही नहीं है। तो इनके पास लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडेशन सेम है, तो हर किसी का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सेम हो जाएगा सीधा। तो मैं अब इसमें क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट लगाएंगे सर लोन पेयर का नंबर सेम हो चुका है और जो सेंट्रल एटम है वो अलग अलग, सेंट्रल एटम जो सेम है, सराउंडिंग एटम अलग अलग है। हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, वो वाला रूल लगाएंगे। ऐसे गलत करके आएंगे नहीं फ्रेंड, यहाँ पे हर किसी का बॉन्ड एंगल जो होगा सेम होगा। यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, सेम क्या यहाँ पे तो है ही नहीं ना, इसलिए ना यहाँ पे हाइब्रिडेशन सेम है और किसी का लोन पेयर नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए और किसी का बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम होगा। हाइब्रिडेशन से इसको एक्सप्लेन करेंगे, हर किसी का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। हर किसी का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या सोच सकते हैं, देखो सर ये सी एफ 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 एफ, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, हमें समझ में आता है क्योंकि हाइब्रिडेशन आया sp3, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट आया। पर सर आप बोल रहे हो कि ये वाला इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये बात हमें पच नहीं रही है, क्यों? कुछ स्टूडेंट इसमें जो सोचेंगे कि सर देखिए जो ब्रोमीन का साइज होता है वो बड़ा होता है फ्लोरीन से, है कि नहीं? तो आपको पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रिपल्शन भी बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? जैसे साइज बढ़ेगा वैसे रिपल्शन भी बढ़ेगा। ये ब्रोमीन के साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा, इन दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे, और रिपल्शन कम करने के लिए दोनों बॉन्ड को फैलना चाहिए, तो कायदे से तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होना चाहिए था, है कि नहीं? यहाँ पे इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा है तो छोटे एटम एक दूसरे के ऊपर इतना रिपल्शन नहीं लगाते हैं। दो यहाँ पे ब्रोमीन का साइज जो है बड़ा होता है, तो दो ब्रोमीन यदि बड़े हैं इन दोनों को क्या करना चाहिए था, रिपल्शन लगा के बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करना चाहिए था, पर हुआ नहीं। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल आ गया 109 डिग्री और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल आया 109 डिग्री, ये बात हमें पच नहीं रही है। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, आप सही बोल रहे हो कि ब्रोमीन का साइज बढ़ा है तो रिपल्शन लगना चाहिए, पर ब्रोमीन का साइज बढ़ने के कारण ये जो बॉन्ड है ये भी बढ़ गया है। कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड जो होगा वो छोटा होगा, पर जो कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड होगा ये बड़ा होगा, ब्रोमीन एक दूसरे से और ज्यादा दूर चलेंगे। समझ में आ रहा है? यदि ये बॉन्ड का लेंथ यदि ये बॉन्ड का लेंथ फिक्स होता, जितना बड़ा कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड है उतना ही बड़ा यदि कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड होता, तब आपकी बात सच हो जाती कि ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में होगा रिपल्शन और बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए था, पर बॉन्ड लेंथ जो यहाँ पे बढ़ रहा है। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब हमने पढ़ा था कि जब बॉन्डेड एटम अलग अलग हो जाता होता है तो उसके इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन ब्रोमीन में किसका साइज बढ़ा है, ब्रोमीन का साइज बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट ही रहा। समझ में आ रहा है? तो आपका डाउट सॉल्व हो गया कि ब्रोमीन का साइज बड़ा था फिर भी यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है उतना ही क्यों रह गया, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। हाँ, यदि बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ता, आपकी बात सच हो सकती थी, यदि बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ता, यदि बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ता तब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता, पर यहाँ पे हुआ नहीं। साइज बढ़ने के साथ क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ ही क्या हुआ, रिपल्शन भी कम हो गया और बॉन्ड एंगल जो था वही रहा। ठीक है, तो याद रखना, आपने हाइब्रिडेशन निकाला सेम आ गया,
आपने हाइब्रिडेशन निकाला, सेम आ गया, और कोई भी लोन पेयर नहीं है उसके पास, तो फिर आप क्या करोगे, सारे के सारे बॉन्ड एंगल को सेम मानोगे। ये वो वाला टाइप नहीं है कि सेम लोन पेयर है। सेम लोन पेयर तब होगा जब लोन पेयर कुछ नंबर निकल के आए, 1 2 3 4। जब लोन पेयर कोई नंबर भी निकल के आ रहा है तो लोन पेयर सेम नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रैक्टिस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, SiO4 4 माइनस CO4 3 माइनस SO4 2 माइनस और ClO4 माइनस। चलिए बॉन्ड एंगल बताइए। तो कैलकुलेट कर लिया होगा अभी तक आपने। तो पहले हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। H इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इसके कार्बन फैमिली का मेंबर है ना, ये सिलिकॉन है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। मोनोवैलेंट एटम, कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है। ऑक्सीजन जो आपका डाइवैलेंट एटम है, माइनस, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हाँ तो नेगेटिव चार्ज है, और कितना है 4 है, तो 4 प्लस 4 8, 8/2 तो 4। जो एच की वैल्यू आता है 4, हमें निकल के आता है sp3। यहाँ पे बताइए, तो H इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। इसके पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। मोनोवैलेंट एटम जो है 0, पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 3/2, तो 5 प्लस 3 8, 8/2 4। तो एच की वैल्यू 3 आता है, एच की वैल्यू 4 आता है, हमेशा निकल के आता है sp3। इस केस में बताइए, तो H इक्वल टू v प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। यहाँ पे कितना, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज है 2/2, 6 प्लस 2 8, 8/2 4। यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन निकल के आया sp3। इस केस में बताइए, तो H इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। इसका मोनोवैलेंट एटम 0, पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 1/2, 7 प्लस 1 8, 8/2 4। यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकल के आया sp3। ठीक है, तो हर जगह हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है sp3। तो जब सेम हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम लोन पेयर से आंसर देंगे इसका। तो इस केस में पहले लोन पेयर निकालते हैं, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। तो Si4 इंटू ऑक्सीजन -2, Si4 ऑक्सीजन की जगह पे -2, यहाँ पे -2, Si कितना आ गया, 6, 6 आ गया। SiO4 लगता है SiO3 होना चाहिए था, यहाँ पे SiO4 ही होना चाहिए। हाँ चलो SiO4 ही। देखो यहाँ पे सिलिकॉन का जो ऑक्सीजन स्टेट कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है, 6 निकल के आएगा, 4 आएगा ना, 4 2 8, 8 हाँ 6, 6 है। देखो जब ऑक्सीजन स्टेट यदि 6 आ रहा है ना फ्रेंड, इसका मतलब यही है कि सिलिकॉन ने अपने क्या किया है, चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
कि सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 कैसे आया, इसके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 6। क्यों हो सकता है इसको एक्सप्लेन मैंने किया था रिडॉक्स रिएक्शन में। यहाँ पे बस आपको इतना समझना है कि जो सिलिकॉन है उसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। PO4 3 माइनस में, PO4 3 माइनस में कैलकुलेट करते हैं, P+4 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू -3। तो P प्लस ऑक्सीजन की जगह पे -2 इक्वल टू -3। बताइए समझ में आ रहा है? यहाँ से हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 -3 और यहाँ पे आ रहा है 5। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ना, तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। पांचों के पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है, तो इसके पास अब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो ना इसके पास लोन पेयर है ना इसके पास लोन पेयर है, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है आपका SO4 2 माइनस, तो S+4 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू -2। तो S+4 ऑक्सीजन की जगह पे -2 इक्वल टू -2। तो S का जो ऑक्सीडेशन कितना निकल के आएगा 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा 6। यदि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, इसके पास भी क्या होगा, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो इसके बैलेंस शेल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 को 6 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो Cl+4 इंटू O -1। तो Cl ऑक्सीजन की जगह पे -2 इक्वल टू -1। तो Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया फ्रेंड कितना आया 7 आया। सल्फर के पास क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और सातों के 7 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है, तो इसके पास क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब देखो फ्रेंड ये वो वाला केस हो गया जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ रहा है पर हर किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम और किसी के पास लोन पेयर ना हो तो इस केस में बॉन्ड एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो हर किसी का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सेम होगा। समझ आ रहा है? ना हर किसी का बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम होगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है और किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल जो होगा हर किसी का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8, NH3 NCl3 NBr3 और Ni। चलिए बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है आपको। सबसे पहले करेंगे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट एटम हाँ है, फ्लोरीन 3 है, चार्ज ऑन का टाइम 0 है, चार्ज ऑन एन भी 0 है, बाई 2। 7 + 3 10 10 बाई 2 5। तो H की वैल्यू 5 आए तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3। ठीक, यहाँ पे बताइए। तो H इक्वल टू V मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, D प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मोनोवैलेंट एटम 3 है, चार्ज उनके टाइम 0 है, चार्ज उनके टाइम 0 है, बाई 2 है। तो 7 + 3 10 10 बाई 2 5। H की वैल्यू 5, तो हाइब्रिडेशन कैसे आ गया sp3d।
क्या होता है फ्रेंड, H इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ई बाई टू। तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, मोनोवैलेंट एटम 3, चार्ज एंड कैटायन 0, चार्ज एंड आयन 0 बाई 2, 7 प्लस 3 10, 10 बाई 2 5। तो H की वैल्यू जब 5 तो हाइड्रोजन कितना आएगा sp3d। ठीक है, इस केस में बताइए तो H इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, मोनोवैलेंट एटम 3, चार्ज एंड कैटायन 0, चार्ज एंड आयन 0 बाई 2, 7 प्लस 3 एंड 10 बाई 2 5। तो H की वैल्यू 5 आता है तो हाइड्रोजन निकल के आता है sp3d। ठीक है, तो हर जगह जो हाइब्रिडेशन है फ्रेंड सेम आ चुका है। तो हम किससे डिसाइड करेंगे, लोन पेयर से। देखते हैं लोन पेयर है कि नहीं। देखो साफ साफ दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें इसने 3 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है, तो इसके पास लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन के पास क्या है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया तो इसके पास 1 लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया तो 1 लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया तो 1 लोन पेयर होगा। हर किसी के पास लोन पेयर है। अब ये वो वाला केस नहीं है हाइब्रिडेशन से और लोन पेयर नहीं, अब इनके पास लोन पेयर है। अब आप वो वाला केस लगाइए कि हाइब्रिडेशन सेम आ चुका है और हर किसी का लोन पेयर सेम हो चुका है। हर किसी का लोन पेयर 0 नहीं है, एक एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन सेम हो चुका है, लोन पेयर सेम हो चुका है, तो हम कैसे पता करेंगे, बॉन्ड एंगल जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। बॉन्ड एंगल जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, और उसमें भी आपको फ्लोरीन को सबसे कम मानना है। तो कहीं पे फ्लोरीन दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसको सबसे कम मानना है NF3। फिर इसके बाद अब इन तीनों में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखिए, चेक कीजिए। सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। फिर होता है ब्रोमीन का, और फिर आपका होता है आयोडीन का। क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए इस केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, बॉन्ड एंगल सबसे कम। और फ्लोरीन को तो आपको सबसे कम मानना ही है। तो फ्लोरीन को भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो मैंने आपको बताया फ्लोरीन जब भी आपको दिखे तो उसका बॉन्ड एंगल आपको लीस्ट ही मानना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड, आपको आ रहा है। चलिए यदि आ रहा है तो ये बताइए आपको Cl P Cl बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है। इन PCl3 एंड POCl3। चलिए करके बताइए फ्रेंड, कर लिया है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट एटम कितना है 3, चार्ज एंड कितना है 0, चार्ज एंड कितना है 0। तो 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 तो 4, और H की जब वैल्यू 4 आता है तो हाइड्रोजन निकल के आता है sp3। इसमें बताइए तो फिर से H इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, मोनोवैलेंट एटम हाँ है, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, चार्ज में टाइम 0, चार्ज में टाइम 0 बाई 2। तो H की वैल्यू फिर से 4 और H की वैल्यू फिर से 4, तो फिर से आपका हाइब्रिडेशन sp3। दोनों जगह पे हाइब्रिडेशन निकल के आ गया sp3। जब आपका हाइब्रिडेशन निकल गया sp3 तो फिर लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। चलिए लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो P प्लस 3 इंटू क्लोरीन इक्वल टू 0।
तो P+3 क्लोरीन की जगह पे -1 = 0। तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीजन स्टेट निकल के आया वो निकल गया -3। -3 पे आपको ध्यान नहीं देना, 3 पे ध्यान देना है। तो इसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से इसने 3 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, तो इसके पास क्या होगा, 1 लोन पेयर होगा। इस केस में बताइए, तो P+O3 × Cl = 0। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, क्लोरीन का कितना होता है, -1। यहाँ से भी आप फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, निकल के आएगा 5। मतलब इसके पास जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है। तो इसके पास कितना है, 0 लोन पेयर है। तो इसके पास लोन पेयर है और इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो जहाँ पे लोन पेयर है वहाँ पे रिपल्शन ज्यादा, जहाँ पे लोन पेयर है वहाँ पे रिपल्शन ज्यादा, और जहाँ पे रिपल्शन ज्यादा वहाँ पे बॉन्ड एंगल कम। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल कम, और यहाँ पे रिपल्शन है ही नहीं, लोन पेयर नहीं होने का रिपल्शन तो है, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे लोन पेयर नहीं होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन नहीं है, या रिपल्शन कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में PCl, तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और POCl3 में क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में नहीं आता हो। आपको कैलकुलेट करना है OSO बॉन्ड एंगल, SO2 F2 SO2 Cl2। ठीक है, चलिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं, H = B + X - C + A/2। ठीक है, तो देखो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर है सेंट्रल एटम 6, मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन है, क्लोरीन ही फ्लोरीन है, चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन एनायन 0/2, 6 + 2 8, 8/2 4। तो 4 आता है, स्केलर हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3। इसमें बताइए, तो H = बैलेंस B + X - C + A/2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सल्फर है तो 6, मोनोवैलेंट एटम तो चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन आयन 0, 6 + 2 8, 8/2 तो 4। यहाँ पे वाइब्रेशन निकल के आया sp3। तो दोनों जगह पे जो आपका वाइब्रेशन निकल के आया सेम निकल के आया। जब वाइब्रेशन सेम निकल के आता है तो हम क्या करते हैं, लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो फ्रेंड, दोनों में से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं होगा। आप कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगा 6, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगा 6, मतलब दोनों में से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है। तो हाइब्रिडेशन सेम है, दोनों में से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या इसका मतलब सर इसका और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो सेम हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, इसका इसका बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा। क्यों, देखो ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये डिफरेंस पैदा कर देंगे। ठीक है ना, दोनों क्या करेंगे, डिफरेंस को पैदा कर देंगे, जिस कारण यहाँ पे जो ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल जो होगा वो अलग अलग होगा। देखिए कैसे, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए, जब फ्रेंड हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था वहाँ मैंने आपको एक पॉइंट लिखा दिया था कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस्पेक्ट। नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली होता है परसेंटेज एस्पेक्ट। और देखिए जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रिलेटिवली ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो फ्लोरीन क्या करेगा,
आपको पता है, आप बेंड टूल पर क्या है, यदि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा, इस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेगा, इस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेगा, मतलब इस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर और इस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर जो है बढ़ा देगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा देगा, इस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा देगा। और हमें यही वाला बॉन्ड एंगल पूछा है, परसेंटेज एस करेक्टर बनने का, दोनों बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर बनने के कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है बढ़ जाएगा, दोनों बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर बनने के कारण क्या होगा, फिर बॉन्ड एंगल जो होगा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो रिलेटिवली कम होती है ऑक्सीजन से, पता है ना, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो रिलेटिवली कम होती है ऑक्सीजन से। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या करेगा, बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करेगा। या आप ऐसा सोचिए कि दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, परसेंटेज एस्पेक्ट डिक्रीज करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे परसेंटेज एस्पेक्ट डिक्रीज करेगा सिग्मा बॉन्ड में से, तो यहाँ से परसेंटेज एस्पेक्ट जो है वो डिक्रीज होगा, यहाँ पे परसेंटेज एस्पेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन के कारण क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड का परसेंटेज एस्पेक्ट इंक्रीज होगा, और यहाँ पे क्लोरीन कारण इन दोनों बॉन्ड का परसेंटेज एस्पेक्ट डिक्रीज होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी क्या करता है, परसेंटेज एस्पेक्ट डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसलिए वो परसेंटेज एस्पेक्ट डिक्रीज करेगा, और क्लोरीन वाले बॉन्ड का परसेंटेज एस्पेक्ट इंक्रीज होगा। यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसलिए वो परसेंटेज एस्पेक्ट डिक्रीज करेगा, मतलब इस वाले बॉन्ड का परसेंटेज एस्पेक्ट इंक्रीज होगा। और हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। तो यहाँ पे दो बॉन्ड का परसेंटेज फैक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा, इन दोनों बॉन्ड का परसेंटेज फैक्टर कम तो बॉन्ड एंगल भी कम। तो बॉन्ड एंगल का यदि हम ऑर्डर लिखे तो यहाँ इसका जो बॉन्ड एंगल है SO2 F2 में जो ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होगा SO2 Cl2 से। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इसमें हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है ना, चलिए चलिए यही क्वेश्चन है, बस इस पर आपको क्या करना है, एक्स एस एक्स बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, एक्स एस एक्स बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है, इसमें SO2F2 यही दोनों क्वेश्चन है, और SO2Cl2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये वाला FSFClS और Cl ये बॉन्ड एंगल आपको, ये इन दोनों बॉन्ड एंगल का आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहीं से एक्सप्लेन कर लेते हैं, हाइब्रिडेशन निकालेंगे, देखो सेम ही है, दोनों का हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा, H, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है, सेम है, दोनों में किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर, इस बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा था, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा था, मतलब क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है फ्रेंड वो डिक्रीज होगा। यदि इन दोनों बॉन्ड का बढ़ रहा है तो इन दोनों बॉन्ड का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, तो इन दोनों बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इसमें बताइए फ्रेंड, किसका डिक्रीज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो ये बॉन्ड और इस बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो इस बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है कि नहीं। देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करता है, पर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज करता है। या आप ऐसा सोचिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो अपने बॉन्ड का नहीं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर
इंक्रीज करता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, अपने बॉन्ड का परसेंटेज फैक्टर डिक्रीज करता है। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो तो ऑक्सीजन से कम होती है। फोन फोन कॉल, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे क्या करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर को जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर जो है इंक्रीज करेगा। यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर का। तो यदि हम बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकाले, और बॉन्ड एंगल में भी एक्स, एस और एक्स, तो वो इस बार किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, SO2 F2 का Cl2 का ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल जो है ये इसका ज्यादा होगा, कहाँ है इसका, और हेलोजन सल्फर हेलोजन बॉन्ड एंगल जो है इसका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में, चलिए। बी F3 बी Cl3 और बी I3 बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, ठीक है आपको। सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे आएगा sp2, यहाँ पे आएगा sp2 और यहाँ पे आएगा sp2। निकाल लीजिए फॉर्मूला के H इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस A/2। ठीक है। तो अब देखो बोरॉन के पास कितना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिया तो कोई भी लोन पेयर नहीं। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिया तो कोई भी लोन पेयर नहीं। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बना लिया कोई भी लोन पेयर नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम, और यहाँ पे क्या है, किसी के पास लोन पेयर ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप परसेंटेज स्पेक्टर वाला रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी सराउंडिंग एटम है हर कोई सेम ही है। जैसे इन तीनों का जो सराउंडिंग एटम है सेम है, तो हर तीनों का जो परसेंटेज करेक्टर होगा वो सेम ही होगा। अब यहाँ पे ये मत लगा देना कि जो फ्लोरीन है वो रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, मतलब फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के परसेंटेज करेक्टर को डिक्रीज करेगा, नहीं। एक ही मॉलिक्यूल के जितने बॉन्ड होते हैं उसमें कंपैरिजन करना होता है। बेंटोन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे फ्लोरीन को फ्लोरीन से कंपेयर मत करना, फ्लोरीन को फ्लोरीन से कंपेयर करो, फ्लोरीन को फ्लोरीन से कंपेयर करो। यहाँ पे फ्लोरीन को फ्लोरीन से कंपेयर करो, फ्लोरीन को फ्लोरीन से कंपेयर करो। आयोडीन 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 आयोडीन, तो सारे के सारे जो सराउंडिंग एटम है देखो सेम है। किसका एग्जांपल है, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। ना या किसी बॉन्ड का परसेंटेज फैक्टर डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। तो ये किसका एग्जांपल है, हाइब्रिडेशन सेम है, किसी के पास लोन पेयर नहीं है, और हमने देख लिया किसी भी बॉन्ड का परसेंटेज फैक्टर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हम बोल देंगे कि तीनों का जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको क्या करना है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। काफी आसान है ना। सबसे पहले आप हाइड्रेशन निकालना, जब आपने हाइड्रेशन निकाल के चेक कर लिया है कि हाइड्रेशन डिफरेंट आ रहा है, तो आपकी तो लॉटरी लग चुकी है, आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो चुका है। और हाइड्रेशन अलग अलग होने के कारण हमें पता है कि अलग अलग हाइड्रेशन में बॉन्ड एंगल जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आसानी से बना लेंगे। तो यदि हाइड्रेशन सेम आ जाए तो उसमें हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि लोन पेयर का जो नंबर है वो सेम है कि अलग अलग है। सबसे पहले लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे लोन पेयर का नंबर जो है सेम है कि अलग अलग है। यदि लोन पेयर का नंबर अलग अलग है तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के। यदि लोन पेयर का नंबर सेम हो जाए फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम सेम है या सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। यदि सेंट्रल एटम डिफरेंट है उस केस में बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और यदि सराउंडिंग एटम अलग अलग है, यदि आपका सराउंडिंग एटम अलग अलग है
तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है फ्रेंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। एक चीज और याद रखना है आपको, यदि आपने हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया, और कोई भी लोन पेयर निकल के नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड एंगल सेम होगा, पर एक बार परसेंटेज स्केटर निकाल के देख लेना है कि जो सेंटर एटम से कहीं अलग अलग सराउंडिंग एटम कनेक्ट तो नहीं है। यदि सेंट्रल एटम से अलग अलग सराउंडिंग एटम कनेक्ट है, फिर आपको परसेंटेज स्केटर से बताना है। यदि सेंट्रल एटम से सेम सराउंडिंग एटम कनेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम होगा। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी नाम से पता चल रहा है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, वही उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी required to break a 1 mole of particular types of bond। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी लगेगी, याद रखना, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये समझ लिए, ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है उसका मुझे बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक मोल में क्या करूंगा, ए बी मॉलिक्यूल लेके आऊंगा। कितना, एक मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है ना। तो मैं एक मोल इतने मॉलिक्यूल लेके आऊंगा। यदि मैं एक मोल इतने मॉलिक्यूल लेके आऊंगा तो इसमें क्या होगा, एक मोल इतना बॉन्ड भी होगा। मतलब कितना बॉन्ड होगा यहाँ पे, 6.022 10⁻23, है कि नहीं। इतने बॉन्ड्स होंगे, इतने सेम टाइप के ये बॉन्ड होंगे। अब उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना मुझे एनर्जी लगेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड, इस बॉन्ड का यदि मैं बॉन्ड एनर्जी बोलूँ 40 kg है, ठीक है ना, 40 किलो जूल है। इसका मतलब क्या है, यदि मैं ऐसे इतने बॉन्ड ले लूँ, कितना, 6.022 10⁻23, तो इतने बॉन्ड को तोड़ने की जितनी एनर्जी लगेगी वही होगा हमारा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और जो बॉन्ड एनर्जी होता है फ्रेंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, बॉन्ड्स की। इसमें कोई डाउट है, कोई बॉन्ड यदि ज्यादा मजबूत है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, अब कोई बॉन्ड वीक है तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगा। तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जैसे समझ लीजिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, ए और बी के बीच में दो बॉन्ड है, और ए अलग एटम ले लेते हैं, ए और सी, और ए और डी के बीच में 3 बॉन्ड है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा ना फ्रेंड। यहाँ पे मुझे क्या करना है, तीनों बॉन्ड को तोड़ना है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड को तोड़ना है, और यहाँ पे 1 बॉन्ड को तोड़ना है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड, इसमें आपको क्या करना होगा, तीनों बॉन्ड को तोड़ना होगा। ऐसे नहीं एक बॉन्ड को तोड़ दिया वही बॉन्ड एनर्जी हो गया। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए आपको तीनों बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगा वो हो जाएगा इस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वो हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पे 1 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और यहाँ पे कम एनर्जी लगेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड एनर्जी कम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ये भी आपको पता है।
कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है बॉन्ड लेंथ के। देखो अभी बताइए फ्रेंड, आपके पास दो स्टिक्स, आपके पास दो लकड़ी है, एक बड़ा लकड़ी और एक छोटा लकड़ी, इसको तोड़ना आसान रहेगा। बड़े लकड़ी को तोड़ना आसान है, यदि बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो उस केस में हमें कम एनर्जी लगेगा, है कि नहीं। और बॉन्ड लेंथ छोटा है, यदि छोटा लकड़ी है तो उसको तोड़ने के लिए हमें दम ज्यादा लगाना पड़ता है। तो यदि बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड एनर्जी बड़ा, और बॉन्ड लेंथ बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी छोटा। तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। यदि छोटा बॉन्ड है तो हमें तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और बड़ा बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, याद रखिए। तो जो बॉन्ड एनर्जी होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा, याद रखें कि किसी भी एक मूल बॉन्ड को, किसी भी एक मूल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वही क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, ये जो हेलोजन ग्रुप है एच एफ, HCl, HBr, HI, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं बॉन्ड एनर्जी के हेल्प से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस। जैसे देखिए HF, HCl, HBr और HI, तो इसमें से अच्छा एसिड कौन है, अच्छा एसिड कौन है जो आसानी से H प्लस रिलीज कर दे। हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जो आसानी से H प्लस रिलीज कर देता है वो अच्छा एसिड होता है। तो कौन आसानी से H प्लस रिलीज करेगा, जिसमें ये वाला बॉन्ड जितना आसानी से टूट जाए, है कि नहीं। जिसमें वो जो H और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा उतना आसानी से वो क्या कर देगा, H प्लस रिलीज कर देगा। तो बताइए इन सब में से यदि मुझे ये बॉन्ड को तोड़ना है तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पे लगेगा, सबसे कम एनर्जी कहाँ पे लगेगा। तो देखो बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। हमें पता नहीं कौन सा बॉन्ड वीक है कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए, तो हम तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करेंगे। तो जो बॉन्ड एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अब हर किसी के केस का जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो हम किससे, बॉन्ड लेंथ से एक्सप्लेन करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा फ्रेंड, बताइए। देखो एच तो हर जगह फिक्स होगा, एच, और ये एफ, एच और ये Cl, एच और ये आपका Br और एच और I। तो बताइए सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे। मैंने पढ़ा था पिछले लेक्चर में बॉन्ड लेंथ में, यदि बॉन्डेड एटम अलग अलग है, बॉन्डेड एटम अलग अलग है तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। तो साइज बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ते जाएगा। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में सबसे आगे ये, इसका दिए, फिर ये और फिर ये। तो बॉन्ड एनर्जी लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। तो बॉन्ड एनर्जी का उल्टा, तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है उल्टा हो जाएगा। तो ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। यहाँ पे लिख लीजिए बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये किसका ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, समझ में आया। और यदि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब देखो ये बॉन्ड को तोड़ने मुश्किल है, मतलब यहाँ से H प्लस को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, और यहाँ से H प्लस को निकालना आसान है क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। यदि हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाले तो उसमें HF सबसे पीछे, फिर HCl, फिर आपका HBr और HI का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा। HI का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
जो हैलोजन एसिड है हम उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी से। इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ से H प्लस को निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है, इसलिए यहाँ से H प्लस निकालना सबसे आसान है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल जो बॉन्ड एनर्जी है कंपेयर करते हैं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट के। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट के जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ सिंगल बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। एलिमेंट्स देखो सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है आपका, कार्बन आता है, फिर क्या आता है नाइट्रोजन, फिर आपका ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, और यहाँ पे देखिए इसके पास दो दो लोन पेयर होगा, और इसके पास तीन तीन लोन पेयर होगा। तो देखो पीरियड में फ्रेंड, पीरियड में यदि हम लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं तो रिपल्स सॉरी साइज जो होता है तो बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ता है, लेकिन इस साइज में हमें बहुत ज्यादा चेंज होते हुए दिखाई नहीं देता है, तो हम साइज से नहीं इसको रिपल्शन से एक्सप्लेन करते हैं। उसे थोड़ा बहुत तो साइज चेंज होता ही आपको पता है, पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं तो मैंने आपको पीरियड टेबल में एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे थोड़ा सा जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि सेल का नंबर ऐड नहीं होता है, और लेफ्ट से लेकर राइट हम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज थोड़ा सा डिक्रीज होता है। और यहाँ पे साइज वाला फैक्टर हम नहीं लेते हैं, हम रिपल्शन वाला फैक्टर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच कोई भी फ्रेंड लोन पेयर नहीं है, आपको पता है लोन पेयर के बीच में बहुत तगड़ा रिपल्शन होता है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, यहाँ पे रिपल्शन होगा, यहाँ पे तो इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास दो लोन पेयर, तो और ज्यादा रिपल्शन होगा। यहाँ पे देखिए इसके पास तीन लोन पेयर, इसके पास तीन लोन पेयर, तो और ज्यादा रिपल्शन होगा। तो हम देख रहे हैं, हम पीरियड टेबल में सेकंड पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट से लेकर राइट जा रहे हैं लोन पेयर बढ़ते जा रहा है, लोन पेयर बढ़ते जाएगा तो रिपल्शन भी बढ़ते जाएगा, और रिपल्शन बढ़ते जाएगा तो दो एटम एक दूसरे से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि रिपल्शन खत्म हो सके। यहाँ पे जो वाला बॉन्ड होगा काफी वीक होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन है, और ये वाला बॉन्ड जो है फ्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है रिपल्शन कम है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है फ्रेंड ज्यादा इसका होगा, फिर ये वाला इसका होगा, और फिर इसका होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्यों, देखो ना यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा है। अब बताओ दो दोस्त जिनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होता है, उनके बीच की दोस्ती आसानी से टूट जाएगी, पर दो दोस्त जिनके बीच में उतना लड़ाई नहीं होता, काफी अच्छे से रहते हैं, उनकी दोस्ती तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपस में नहीं लड़ते क्योंकि इनके पास लोन पेयर नहीं है, ये इनके पास एक लोन पेयर आएगा, तो यहाँ से रिपल्शन स्टार्ट हुआ है, पर इसमें थोड़ा सा रिपल्शन कम होगा, इसमें दो दो लोन पेयर आ गया और इसमें तीन तीन लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर बढ़ने से क्या होगा, रिपल्शन बढ़ते जाएगा, इसलिए क्या होगा बॉन्ड जो है वीक होते जाएगा। इसलिए जो सेकंड पीरियड एलिमेंट में है लेफ्ट से लेकर राइट तक आपको क्या होगा, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी आपको डिक्रीज होते दिखाई देगा। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे एन और एन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब आपको कोई पूछ ले कि O2 और N2 में किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो N और N के बीच में तीन बॉन्ड होगा, और O और O के बीच में दो बॉन्ड होगा, अभी भी नाइट्रोजन का ही ज्यादा है, अभी भी नाइट्रोजन का ही ज्यादा है, पर यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए बताइए सेकेंड पीरियड में आपको समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है डिक्रीज होता है। सिमिलरली थर्ड पीरियड में हमें यही ट्रेंड देखने को मिलता है। थर्ड पीरियड में फ्रेंड हमें यदि हम सिंगल सिंगल
नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फॉस्फोरस ना। सल्फर, और यहाँ पे क्लोरीन। थर्ड पीरियड में फ्रेंड हमें यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि लेफ्ट से लेकर राइट क्या होता है, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है डिक्रीज होता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटम के पास लोन पेयर बढ़ते जा रहा है तो रिपल्शन बढ़ते जाएगा और बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। और यदि मैं फ्रेंड सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट का, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट का यदि बॉन्ड एनर्जी आपसे कंपेयर कराऊं और सेम ग्रुप का, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन और सल्फर का, फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपेयर करना है, सेम ग्रुप के एलिमेंट का क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। तो देखो आपको पता है कि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप से लेकर बॉटम आते क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो जो सिलिकॉन का साइज होगा वो कार्बन से ज्यादा होगा, सिलिकॉन का जो साइज होगा ज्यादा होगा। सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन। और जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है इसका मतलब क्या है, उसका बॉन्ड एनर्जी कम है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। इतना समझ में आता है फ्रेंड आपको? तो क्योंकि यहाँ पे हम पीरियड टेबल में टॉप से लेकर बॉटम जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज जाएगा। तो इसका बॉन्ड एनर्जी जो होगा ज्यादा होगा इससे। ठीक है, इसमें बताइए क्या इसका बॉन्ड एनर्जी इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज तो इससे छोटा है। यदि यहाँ पे साइज, यहाँ पे जो साइज बढ़ गया तो ये बॉन्ड भी बढ़ जाएगा और बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ जाएगा। यदि बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ चुका तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा? नहीं फ्रेंड, यहाँ पे जो होगा इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में फ्रेंड स्ट्रॉन्ग रिपल्शन था, क्यों, लोन पेयर के कारण। ये तो साइज छोटा था ऊपर से लोन पेयर था, इसका घर छोटा था ऊपर से इसने क्या किया, दो और दो चार लोगों को और लेके आ गया। आपस में क्या हो रहा है, इनके बीच में काफी लड़ाई थी, इसका ये बॉन्ड क्या था, काफी वीक था। अब जो फॉस्फोरस का घर है ये काफी बड़ा है। अभी देखो यहाँ पे भी क्या है, लोग तो उतने ही है, मतलब यहाँ पे भी दो ही लोन पेयर है, पर इसका घर काफी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों के बीच में उतनी लड़ाई नहीं होगी, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, काफी स्टेबल होगा। यहाँ पे रिपल्शन कम होने का क्या होगा, ये बॉन्ड जो होगा वो काफी स्टेबल होगा या काफी स्ट्रॉन्ग होगा, इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि ये रिपल्शन का ये बॉन्ड क्या है, वीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का घर छोटा है इसलिए क्या है, इसके बीच में काफी रिपल्शन, इसका ये बॉन्ड क्या है, वीक है। और यहाँ पे फॉस्फोरस फॉस्फोरस का जो घर है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पे दो जो लोन पेयर है आराम से रह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा भी रिपल्शन है नहीं। या नाइट्रोजन कंपैरिजन में यहाँ पे कम रिपल्शन है, इसलिए क्या है, बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन दोनों में इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ही नहीं था, ना इसके पास लोन पेयर था ना इसके पास लोन पेयर था, तो इसका सीधा बॉन्ड एंगल बढ़ गया, कार्बन के पास कोई रिपल्शन नहीं था। यहाँ पे फिर से आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, इसके पास लोन पेयर है इसके पास भी लोन पेयर है, तो साइज इसका बड़ा है तो लोन पेयर इसके ऊपर स्टेबल होगा, और यहाँ पे रिपल्शन का क्या होगा, बॉन्ड जो होगा बी होगा। यहाँ से फिर से आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फिर से आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो सिर्फ जो कार्बन फैमिली है इसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है किससे, थर्ड पीरियड एलिमेंट से। बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात करें तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का जो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट से। रीजन क्या है, रिपल्शन। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उनके पास लोन पेयर है और उनका जो ऑर्बिटल है वो काफी छोटा है कि नहीं, उनका जो उनके पास कितना, दो ही शेल है, जिसका रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका ये बॉन्ड क्या है, वीक है। ये एटम के बीच में इतना रिपल्शन है कि बॉन्ड तोड़ के एक दूसरे से फ्री होना चाहते हैं, इसलिए बहुत कम एनर्जी में ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा। पर ये क्या है, यहाँ पे एटम जो स्टेबल है, एटम क्या है, स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे भी दो लोन पेयर है दोनों एटम के पास, और यहाँ पे भी दो लोन पेयर दोनों एटम के पास, पर इसका साइज बड़ा है तो स्टेबल है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड से आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, लोन पेयर दो, दो चार, यहाँ पे भी लोन पेयर दो इसके पास और दो इसके पास, दो इसके पास दो इसके पास, यहाँ पे भी चार है, तो इसका साइज बड़ा है तो स्टेबल है, तो ये बॉन्ड स्टेबल है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इस बॉन्ड के कंपैरिजन में। यही जो रीजन है यहाँ पे भी है कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है फ्लोरीन फ्लोरीन से। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा क्यों देखने को मिला, क्योंकि कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन के पास लोन पेयर ही नहीं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ बताइए। चलिए,
बॉन्ड एनर्जी ऑफ 70 ग्रुप एलिमेंट्स। तो 70 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 70 ग्रुप में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रेंड? हमारा एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी क्या था? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टॉप से लेके बॉटम मूव करते पीरियोडिक टेबल में, साइज बढ़ता है, सही है? जैसे हम टॉप से लेके बॉटम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा, और ऐसा होता भी है। जो बॉन्ड लेंथ का साइज होता है सबसे बड़ा, इसका बॉन्ड लेंथ होता है, फिर इसका बॉन्ड लेंथ होता है, फिर इसका बॉन्ड लेंथ होता है, फिर इसका बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, इसका साइज का ऑर्डर था। और क्योंकि हमारा बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा और फिर आयोडीन का होगा, है कि नहीं? जो बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, इसलिए फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा और क्लोरीन आयोडीन का सबसे कम। पर ऐसा ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिला, ऐसा ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला। अब इसका जो भी आंसर आएगा फ्रेंड, ये प्रैक्टिकल डेटा है, हमने एक्सपेरिमेंट करके पता किया है कि ऐसा होता है। थोड़े बहुत चीजों में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पर पूरी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है डेटा, तो आपको एज इट इज याद ही करना होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रैक्टिकल डाटा है उसके हिसाब से हम देखें, तो जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। फिर ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड एनर्जी, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी होगा। फिर फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच के जो बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड एनर्जी होगा, और आयोडीन आयोडीन सबसे लास्ट में होगा। तो एक्चुअल जो है ये है। अब इसमें देखो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि F2 जो है पीछे क्यों चलेगा, पीछे क्यों चलेगा? क्योंकि देखो फ्लोरीन के पास फ्रेंड तीन तीन लोन पेयर था, तीन तीन लोन पेयर था, दोनों फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर था। तो इन तीनों लोन पेयर आपस में इतना तगड़ा रिपल्शन हुआ, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो गया, जिस कारण क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है बहुत वीक हो गया, बहुत वीक हो गया। इन दोनों में रिपल्शन होने के कारण क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा वीक हो गया, इसलिए तोड़ने के लिए हमें से काफी कम एनर्जी देना पड़ा एज कम्पेयर टू Cl2 और Br2। क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो लोन पेयर स्टेबल था, क्लोरीन का ब्रोमीन का साइज बड़ा था तो लोन पेयर और भी ज्यादा स्टेबल था। तो इस हिसाब से तो आयोडीन को तो फ्लोरीन के भी पीछे चले जाना चाहिए, तो आयोडीन के ऊपर तो और भी ज्यादा लोन पेयर स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन यहीं पे क्यों आया? हमें एक्सपेरिमेंट में ऐसा, हमने एक्सपेरिमेंट से जो डाटा कैलकुलेट किया उसमें हमें देखा कि जो फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी होता है वो आयोडीन से ज्यादा होता है और क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होता है। इसलिए मैंने ये तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम क्यों होगा, पर ये आयोडीन से भी कम क्यों नहीं होगा, वो तो एक्सपेरिमेंटल देता है, आपको याद ही करना होगा। ठीक है, फ्लोरीन पहले नंबर पे क्यों नहीं, आपको समझ में आया? क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, उसका घर भी छोटा है, तो लोन पेयर में रिपल्स होने के कारण क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है काफी वीक हो गया, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी लगी एज कम्पेयर टू Cl2 और Br2। ठीक है, ये था बॉन्ड एनर्जी 17 ग्रुप एलिमेंट का। 16 ग्रुप एलिमेंट में यदि हम निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें आता है आपका O2, क्या H2, Se2 और Te2, ओल्ड स्टाइल से सेल पॉलिश। तो इसमें फिर यदि हम साइज का ऑर्डर बताएं तो टॉप से लेकर बॉटम का जाता है, साइज बढ़ते जाता है। तो सबसे बड़ा इसका साइज होगा, फिर इसका और सबसे कम छोटा यही होगा। और क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होता है फ्रेंड वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यदि हम बॉन्ड एनर्जी का, यदि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकालें तो O2 का सबसे ज्यादा, फिर H2 का, फिर Se2 का और फिर Te2 का। ठीक है, ये था एक्सपेक्टेड, जो कि गलत था। ये इसका प्रैक्टिकल जो डाटा है उसके हिसाब से देखो, उसके हिसाब से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज होगा, सबसे ज्यादा H2 का, फिर Se2 का
फिर आपका Te2 का, और इस बार जो ऑक्सीजन है सबसे लास्ट में चलेगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में क्यों चलेगा उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो इन लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन हुआ, क्या हुआ, ये बॉन्ड वीक हो गया। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कमी एनर्जी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन जो है पीछे चलेगा, और इस केस में ऑक्सीजन जो है सबसे लास्ट में चलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यहाँ से उठाना है और सबसे लास्ट में रख देना है। ठीक है, फ्लोरीन को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रख देना है ब्रोमीन के पीछे। ठीक है ना, लास्ट से सेकेंड पोजिशन पे। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसके क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड, तो डायरेक्ट आएंगे, आपको पूछेगा कि बताइए जो बॉन्ड एनर्जी है 17 ग्रुप एलिमेंट का, उसका ऑर्डर क्या है। तो ये ऑर्डर याद करके जाना, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है 16 ग्रुप एलिमेंट का। 17 हाँ 16 17 में आपको याद रखना है जो फ्लोरीन है वो लास्ट से सेकंड पोजीशन पे रहता है। 16 में आपको याद रखना है जो ऑक्सीजन है लास्ट पोजीशन में चले जाता है। और 15 ग्रुप एलिमेंट में, जो आपका 15 ग्रुप एलिमेंट में है फ्रेंड, हमें यही ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि 16 ग्रुप एलिमेंट में देखने को मिला। यदि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकालेंगे आप, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, यहाँ पे भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिला। नाइट्रोजन सबसे लास्ट में चले जाएगा, सबसे ज्यादा फॉस्फोरस का, उसके बाद फिर एस का, SbH3, और सबसे लास्ट में चले जाएगा आपका नाइट्रोजन Sp3, और P2, सॉरी P2। तो N2 जो है सबसे लास्ट में चलेगा। रीजन फिर से वही है, नाइट्रोजन लास्ट में क्यों चलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, दो नाइट्रोजन के लोन पेयर में क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुआ, जिस कारण क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है काफी वीक हो गया, और इस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी जो है काफी कम हो गया, इसलिए नाइट्रोजन लास्ट में चलेगा। तो याद रखना, जब 17 ग्रुप एलिमेंट आए तो फ्लोरीन को आप क्या करेंगे, लास्ट से सेकंड पोजीशन पर रख देंगे। यदि आपका 16 ग्रुप एलिमेंट आए तो ऑक्सीजन को उठा के लास्ट में रख देंगे। और यदि आपका 15 ग्रुप एलिमेंट आए तो उसमें भी आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को उठा के लास्ट में रख देना है। बाकी जो हमने सोचा था एक्सपेक्टेड वही आएगा। एक्सपेक्टेड हमने क्या सोचा था, टॉप से लेके बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और यदि साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, जो बॉन्ड पैरामीटर्स के बचे हुए टाइप थे, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।